हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो डे 3 था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो माइक्रो इरिगेशन जो प्रणालियां होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन दिया है। पानी की आपूर्ति दबाव युक्त पाइप प्रणाली के माध्यम से की जाती है। नॉर्मली जो फरो इरिगेशन होता है, नाली इरिगेशन, उसमें नालियां बना के मैनुअली पानी दिया जाता है और पानी है वो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो फ्लो करता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अगर अपनाएंगे तो वहाँ पर जो प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम होता है उसके द्वारा करेंगे तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। फिर है कि पानी सीधे पौधों को दिया जाता है, खेत के अन्य हिस्सों में नहीं, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। नाली जो सिंचाई है उसमें क्या होता है कि पानी की जब मेड़ें बनाई जाती है, कहीं से मेड़ टूट गई तो वहाँ से भी है ना पानी आउटसाइड चला जाता है। जिस जगह पे पानी की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भी बीच में पानी बहते हुए ही जाएगा। मान लो ये एक फील्ड है और यहाँ पर कुछ उगा रखा है और इस एरिया में नहीं उगाया हुआ है, तो यहाँ से जो नाली बनाएंगे, अब ये वाला जो एरिया है इस एरिया में भी पानी तो बह ही रहा है ना, सीपेज तो हो गई, तो यहाँ पर ये पानी है वेस्टेज हो रहा है। तो जबकि यहाँ पर पाइप सिस्टम होता है तो पाइप से जाता है, पानी का लीकेज नहीं होता, तो पानी की बर्बादी भी कम होती है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई प्रणाली में मिट्टी की सतह से नीचे पानी की पार्श्व गति सबसे अधिक किसमें होती है? जब हम माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम से पानी जाता है मिट्टी की सतह पे, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे मान लो कि एक मिट्टी है जो बहुत छोटे छोटे बारीक कण हैं, चिकनी मिट्टी जिसको हम बोलेंगे, एक है बहुत कोर्स ग्रेन्स हैं, मोटे जो ग्रेन्स हैं मिट्टी के। तो यहाँ पर अगर मान लो हम मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर अगर इरिगेशन सिस्टम होगा, चाहे हम स्प्रिंकलर से करें, माइक्रो स्प्रिंकलर से करें, चाहे ड्रिप से करें, तो मिट्टी है वो जल्दी पानी को सोख लेगी। और ऐसे ही अगर चिकनी मिट्टी में तो वो बहुत देर तक रिटेन करके रखेगी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि लैटरल मूवमेंट जो होता है वो कौन सी मिट्टी में ज़्यादा होता है। तो जो रेतीली मिट्टी है उसमें तो ऊपर पानी आएगा ही नहीं, लेकिन अगर मीडियम टू हैवी मिट्टी है तो वहाँ पर ये जो कैपिलरी एक्शन है उसकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। नॉर्मली पानी नीचे की तरफ जाना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, लेकिन कैपिलरी एक्शन से ये ऊपर की तरफ आता है। जैसा कि आपने देखा होगा हनुमानगढ़ गंगानगर वाला जो एरिया है वहाँ पर सेम की समस्या हो गई है ना। ये किसकी वजह से हुआ है? वाटर लॉगिंग की वजह से हुआ है। तो ये जो सिंचाई है इसमें वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो भी आ सकती है। तो ये कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होगी? मध्यम से भारी मिट्टी में। पथरीली मिट्टी में पानी कैपिलरी एक्शन से ऊपर नहीं आएगा, रेतीली में नीचे ज़्यादा जाता है, ऊपर आने की संभावना कम रहती है। और दोमट मिट्टी है इसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल बाढ़ आने पर लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत आंसर है। नेक्स्ट है, कुछ परियोजनाएं दी हुई हैं और उनके सामने उनसे रिलेटेड स्टेट का नाम लिखा हुआ है। हमें बताना है कि इनमें से कितने जोड़े हैं वो सही हैं। पहला है लेंडी परियोजना, ये तेलंगाना और महाराष्ट्र में है, एकदम सही है। नीरू परियोजना ये आंध्र प्रदेश की परियोजना है। अरवरी पानी संसद ये अपने राजस्थान में अलवर में है। तो यहाँ पर ये राजस्थान की परियोजना है, ना कि गुजरात की। तो यहाँ पर कितने मैच है वो सही है? 2। तो केवल 2 है वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में मिशन काकतीय एक तालाब जीर्णोद्धार और कायाकल्प कार्यक्रम है? तालाबों को फिर से रिवाइव करना, इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया काकतीय, मिशन काकतीय। अगर आपने काकतीय डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ा होगा तो भी आप इसका तुक्का लगा सकते थे। ये कहाँ पर है? तेलंगाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत वाला कथन बताना है।
पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है, एकदम सही है। ये जो नर्मदा नदी है इस पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र का संयुक्त प्रोजेक्ट है और इसमें सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ पर बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि गोदावरी बेसिन में हीराकुंड परियोजना का जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण को एकीकृत करती है। देखो जो हीराकुंड परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, महानदी पर। कौन सी नदी पर है ये परियोजना, महानदी पर है। यहाँ पर गोदावरी बेसिन दिया हुआ है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हमें पूछा क्या है, गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो केवल 2। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी बहुस्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सी है। मल्टी स्टेज जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, देखो नॉर्मली तो हम अगर पानी खेतों में लगाएंगे तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा और उससे पानी का फ्लो होता रहता है। लेकिन अगर मान लो जैसे कोई एक खेत है, इस खेत में ये वाला हिस्सा अगर ऊंचाई पे है और पानी का जो सोर्स है वो हमारा यहाँ है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से तो नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिफ्ट सिस्टम को यूज करेंगे या फिर प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम करेंगे। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें लिफ्ट्स लगी होती हैं, यानी जिनमें पानी को ऊपर उठाया जाता है, ऐसी परियोजनाओं को लिफ्ट परियोजनाएं बोलते हैं। तो ये कौन सी है, कालेश्वरम विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। कौन सी नदी पे है, प्रवरा और गोदावरी नदी पर। परवरा और गोदावरी नदी पर है, कहां पर, तेलंगाना में। तेलंगाना के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ये परियोजना चलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई परिदृश्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि ड्रिप सिंचाई एकमात्र सूक्ष्म सिंचाई विधि है जो पानी के साथ साथ उर्वरकों, फर्टिगेशन और रसायनों का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकती है। फर्टिगेशन क्या होता है कि जो भी हमारे उर्वरक हैं उन उर्वरकों को पानी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है और उस पानी से फिर इरिगेशन की जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई ही एकमात्र ऐसी सूक्ष्म सिंचाई विधि है जिससे ऐसा हो सकता है। नहीं, और भी है, जैसे सबसरफेस माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी हेल्प से, या फिर जो मिनी स्प्रिंकलर होते हैं। अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो आप देखते होंगे पहले जो स्प्रिंकलर सिस्टम आते थे उसमें जो एक मोटी पाइप होती थी, जैसे एक पैरेलल हॉरिजॉन्टली एक पाइप होती थी, एक वर्टिकल पाइप होती थी और यहाँ पे फव्वारा लगा होता था और इससे पानी बहुत दूर तक और बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता था। उसके बाद मिनी स्प्रिंकलर में क्या होता है, ये जो पाइप है ये थोड़ी कम मोटी होती है, यानी इनका व्यास है वो कम होता है। इसके ऊपर बहुत पतली नाली लगी होती है और ये बहुत कम दूर तक पानी फेंकती है और बहुत कम मात्रा में फेंकती है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है। और एक है ड्रिप सिस्टम, इसमें क्या है, ऐसे छोटी पाइप होती है और ऐसे छेद होते हैं उसमें। तो जहाँ पर जैसे मान लो कि आपने अनार के पौधे उगा रखे हैं, तो यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर एक पौधा है, तो जाके पानी है वो एकदम जड़ में ही बूंद बूंद गिरता रहेगा। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पर, ये जो मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसके थ्रू भी फर्टिगेशन तो किया ही जा सकता है ना। तो एकमात्र ये उपाय तो है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी। फिर है कि भारत में कठोर चट्टानी भूभाग के कारण प्रायद्वीपीय पठार में उत्तरी भारतीय मैदानों की तुलना में टैंक से सिंचाई अधिक प्रचलित है। जो पथरीला भाग होगा या जो पहाड़ी इलाका होगा वहाँ पे नहरों की कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल होती है, जो कुएं हैं, नलकूप है, उनको खोदना भी आसान नहीं होता। तो ऐसे में क्या किया जाता है, तालाब बनाए जाते हैं, यानी टैंक्स बनाए जाते हैं और तालाबों की हेल्प से ही सिंचाई होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप पहल का पूर्णतः ध्यान बड़े पैमाने पर बांध नेटवर्क के निर्माण करने पर केंद्रित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप नाम से ही पता चल रहा है कि ये इरिगेशन से संबंधित एक स्कीम थी। तो यहाँ पर ये 2015-16 में स्टार्ट हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था जो इरिगेशन टेक्निक्स है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, पानी की बचत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है।
तो यहाँ पर पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है, तो केवल बी जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई प्रणालियों के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं और कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। लघु सिंचाई परियोजनाओं में सतही और भूजल दोनों का उपयोग होता है, जबकि बड़ी और मध्यम परियोजनाओं में मुख्य रूप से सतही जल संसाधनों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हमें पता हो कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, मध्यम होते हैं, लघु होते हैं या वृहद होते हैं, उनको कौन कौन से को क्या कहते हैं। अगर जो सिंचाई एरिया है वो 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई अगर एरिया में हो रही है तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या कहेंगे, लघु परियोजना कहेंगे। अगर 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में अगर सिंचाई हो रही है तो ऐसी परियोजना को मध्यम परियोजना कहेंगे। और अगर 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में उस सिंचाई परियोजना से लाभ मिल रहा है तो फिर उसको हम वृहद सिंचाई परियोजना कहेंगे। तो जो लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं इनमें सतही जो सरफेस वाटर होता है उसका भी यूज होता है और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका भी यूज हम कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि बड़ी और मध्यम परियोजनाएं होती हैं उनमें सतही जल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे नहरों का प्रयोग कर लेंगे, तालाबों का प्रयोग कर लेंगे या कोई नदी है उसका प्रयोग कर लेंगे। जबकि छोटी जो परियोजनाएं हैं, लघु परियोजनाएं, उसमें ट्यूबवेल्स का भी यूज किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रे या माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई और बबलर सिंचाई, नाली सिंचाई जिसको बोलते हैं, सिंचाई श्रेणी में आती है। जो ड्रिप सिंचाई है, स्प्रे है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, ये तो आती है, लेकिन नाली जो है, फरो जो है, वो माइक्रो इरिगेशन में नहीं आती है। इसमें पानी जो है वेस्टेज है वो ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलत स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ जल विद्युत परियोजनाएं दी हुई हैं, साथ में नदी का नाम दिया हुआ है और हमें बताना है कि कितने जोड़े हैं वो सही से मेल खाते हैं। रिहंद बांध बेतवा नदी पर दिया हुआ है, एकदम गलत है। रिहंद बांध किस पर बना है, रिहंद नदी पर। और रिहंद किसकी सहायक है, सोन नदी की सहायक। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद और इसके ऊपर ये बांध बना हुआ है। ये जो रिहंद बांध है इस पर ही एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाई हुई है जिसको गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक बोलते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। इसके साथ ही आयतन की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ी झील है। सलाल जो बांध है वो चिनाब नदी पर बना है, ये सही मैच दिया हुआ है और ये रन ऑफ वाटर टाइप का प्रोजेक्ट है। मैट्यूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बना हुआ है, सेलम डिस्ट्रिक्ट में। हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना हुआ है, तो ये भी सही है। इसका मतलब कितने जोड़े सही हैं, 3 जोड़े सही हैं, तो केवल 3 है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये कुछ पारंपरिक विधियां दी हुई हैं इरिगेशन के लिए, जो पुराने समय में यानी कि जब स्प्रिंकलर, माइक्रो इरिगेशन ये परियोजनाएं जब हमने शुरू नहीं की थी उससे पहले जो तरीके अपनाए जाते थे अलग अलग राज्यों में, जैसे कुहल जो सिस्टम है ये हिमाचल प्रदेश में फॉलो होता है। इसमें नदियों का जो पानी होता है उस पानी को मोड़ा जाता है। जैसे मान लो कि कोई नदी ऐसे बह रही है तो इस पानी को इधर डाइवर्ट करके और सिंचाई के काम में लेते हैं। कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अहर पाइन जो है ये बिहार और झारखंड वाला जो एरिया है वहाँ पर यूज़ की जाती है। जाबो जो है ये नागालैंड में यूज़ की जाती है और सुरंगम है ये केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में यूज़ की जाती है। ऐसे ही कुछ और भी तरीके हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे फाड़ ये महाराष्ट्र में, ऐसे ही पाट एमपी में, ऐसे ही जैक वेल्स बनाते हैं निकोबार में। ये पारंपरिक कृषि विधियां हैं जो फॉलो की जाती हैं। तो यहाँ पर ए हम मैच करवाएंगे 2 से, तो हमारे 2 ऑप्शन है वो स्टार्टिंग में ही चले जाते हैं। फिर बी को मैच करवाएंगे 1 से, तो ये ऑप्शन भी हमारा चला जाता है। सी को हम 3 से मैच करवाएंगे और डी को 4 से। फर्स्ट जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इरिगेशन से संबंधित 10 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, अब कृषि से संबंधित 10 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं हैं। नाम से ही पता चल रहा है गहन निर्वाह, यानी कि ये जो फैमिलीज होती हैं, किसान की जो फैमिली है उस फैमिली के भरण पोषण के लिए की जाती है। इट मीन्स मशीनें यहाँ कम से कम यूज होती होंगी, मैनुअल वर्क सबसे ज़्यादा होता होगा, ये बेचते भी नहीं होंगे इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में, थोड़ा बहुत एक्सचेंज जरूर कर लेते होंगे, बट ज़्यादातर है वो डोमेस्टिक यूज में ही ले लिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका प्रचलन मानसूनी एशिया के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में देखा जाता है। एकदम सही स्टेटमेंट है। यह श्रम प्रधान होती है, हाँ मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा होता है इसमें। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। देखो वैसे भी ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर मशीनीकरण का उपयोग होगा तो श्रम प्रधान नहीं होगी, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रति इकाई क्षेत्र में उच्च उपज किंतु प्रति श्रमिक कम उत्पादकता होती है। जैसे देखो मान लो खेत तो इतना छोटा सा है और इसमें 100 क्विंटल गेहूं हो रहा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा खेत है और इसमें मान लेते हैं कि 120 क्विंटल गेहूं हो रहा है, या 200 मान लेते हैं राउंड फिगर में लेने के लिए, 200 क्विंटल। अब यहाँ पर मान लेते हैं 100 लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं 10 लोग कार्य कर रहे हैं। अगर एरिया की बात करें तो ये देखो कितना बड़ा एरिया है, फिर भी 200 क्विंटल है, ये छोटा सा एरिया है तो भी 100 क्विंटल। तो इसका मतलब प्रति जो इकाई उत्पादन है वो तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 100 लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति ज़्यादा उत्पादन हो गया, यहाँ पर प्रति व्यक्ति कम हो गया। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो जहाँ गहन निर्वाह खेती होगी वहाँ पर क्या होगा, लोग ज़्यादा होंगे, काम करने वाले ज़्यादा होंगे, छोटे से क्षेत्र में उपज तो बहुत सारी हो जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति अगर उपज देखी जाए तो वो कम होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है। हमसे पूछा क्या है कि सही उत्तर बताना है हमें, तो यहाँ पर हमारा ए, बी और डी ऑप्शन होना चाहिए, तो ये 4th ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी सी को अगर हम हटा देते हैं तो 2 ऑप्शन हमारे कट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य सागरीय जो कृषि है आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी है, और इस बार वनस्पति ऐड कर दिया है, तो वनस्पति भी आई एम डैम श्योर कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है। अब यहाँ पर भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो भूमध्य सागर के आसपास वाला जो एरिया है इसके साथ साथ और कहाँ कहाँ होती है, सदर्न कैलिफोर्निया में भी होती है, सेंट्रल चिली में भी होती है, दक्षिण अफ्रीका जो है, अफ्रीका का दक्षिणी भाग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दक्षिण अफ्रीका जो देश है साउथ अफ्रीका, उसके भी सदर्न और साउथ वेस्टर्न एरिया में होती है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में भी होती है। मेनली व्यावसायिक कृषि होती है, जो ऑलिव है, आपका अंगूर है, ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनकी खेती ज़्यादा होती है। देख लेते हैं कि यह गहन व्यावसायिक कृषि है क्या? हाँ है। यह केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है क्या? नहीं, कैलिफोर्निया, चिली, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी की जाती है। अंगूर की खेती इस कृषि की विशेषता है, ये सही है। फल और सब्जियां शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, सही है। मेडिटेरियन जो क्लाइमेट होता है वहाँ सर्दियों में बारिश होती है। तो यहाँ पर ए, सी और डी हमें पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ए, सी और डी चौथा ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ कृषियों के टाइप दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या होती है कि जो खेत हैं वो इतनी दूरी पे होते हैं कि उसमें जो भी खेती होगी, या जैसे फल और सब्जियां ही ज़्यादातर इसमें उगाई जाती हैं। तो मान लो कोई सिटी है और ये सिटी है, इसका जो आउटर एरिया है एकदम आउटर, इतना आउटर कि अगर वहाँ पर एक ट्रक भर के फल सब्जियों का चले तो रात भर में इस दूरी को तय कर ले और सुबह उठते ही यहाँ पर ये फल सब्जियाँ पहुँच जाएं। इसलिए इस कृषि को क्या बोलते हैं? ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, कि दूरस्थ बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर एक या अधिक फल सब्जियों की खेती होती है। तो ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है फैक्ट्री फार्मिंग।
फैक्ट्री फार्मिंग में क्या होता है कि खेती के साथ साथ पोल्ट्री या फिर पशुपालन भी हम बोल सकते हैं, विशेषकर मुर्गी पालन और गो पालन के बाड़ों व खलिहानों में कृत्रिम चारे और पशु चिकित्सा देखभाल साथ साथ करना, तो ये भी सही है। ये यूरोपियन जो कंट्रीज है लाइक जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, वहाँ पर बहुत प्रचलित है। फिर है तीसरा, ये यहाँ पे सी ऑप्शन लिख लेना, मिश्रित कृषि, एक ही समय में विभिन्न फसलों पर समान बल देना। देखो मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। सही पूछा है तो ए और बी है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताओं के संबंध में कथन दिए हैं, कितने सही है वो बताने हैं। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, यह मध्य अक्षांशों के अर्धशुष्क क्षेत्रों के आंतरिक भागों में की जाती है। सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स, ठीक है। गेहूं मुख्य फसल है, हालांकि मक्का, जौ, जई, राई जैसी ये फसलें भी इसमें उगाई जाती हैं, ये भी ठीक है। खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए जुताई से लेकर कटाई तक के सभी कार्य मशीनीकृत होते हैं। अब देखो जहाँ पर खेत का आकार बड़ा होगा, सभी काम मशीनों से होंगे, इट मीन्स वहाँ पर कम लोग कार्य कर रहे होंगे, तो प्रति जो क्षेत्र उत्पादन है वो तो बहुत कम होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो प्रति एकड़ उच्च उपज के साथ प्रति व्यक्ति उपज भी होती है, तो सभी चार इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, ये मध्य अक्षांशों के अर्धशुष्क क्षेत्रों के आंतरिक भागों में, सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड में नहीं, ये आपका जो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एरियाज है उनमें ज्यादा होगी, तो केवल 3 इसका आंसर कर लेना। नेक्स्ट है फसल जलवायु क्षेत्र, गन्ना, गन्ना ट्रॉपिकल है क्या, हाँ गन्ना ट्रॉपिकल है। ऑलिव मेडिटेरियन है क्या, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था। कोको, कोको इक्वेटोरियल रीजन में है, ये भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित है, ए, बी और सी तीनों सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे। कॉलखोज कृषि मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉलखोज जो कृषि मॉडल है ये एक कलेक्टिव फार्मिंग होती है, बहुत सारे किसान आपस में मिलके करते हैं, और ये यूएसएसआर में स्टार्ट किया गया था और वहाँ पे सक्सेसफुल भी रहा। डेनमार्क में खेती बहुत की जाती है, इसे साम्यवादी सोवियत संघ ने प्रारंभ किया था, ठीक है। ये सहकारी एवं सामूहिक दोनों प्रकार की कृषि से संबंधित है क्या, नहीं, सहकारी से संबंधित नहीं है, सामूहिक से संबंधित है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, आंसर हो जाएगा। अभी देख लेते हैं इसमें सही पूछा है या गलत पूछा है। अच्छा, कितने कथन सही है, तो केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, चाय बागान की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन से एरियाज माने जाते हैं। भारत की हिमालयन तलहटी है क्या, हाँ हिमालयन फुटेल्स में होती है। श्रीलंका के मध्य उच्च भूमि में होती है क्या, हाँ होती है। स्टेपी घास के मैदान और चिली के पश्चिम तटीय जो मैदान है यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है, तो ऐसे क्षेत्रों में चाय की खेती नहीं होती है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हैं गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, हमें सही बताना है, तो ए और बी यानी थर्ड ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बागानी कृषि के संबंध में। प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर होती है इसमें क्या होता है कि मेनली एक ही क्रॉप उगाई जाती है। एनसीईआरटी में तो इवन लिखा हुआ है कि केवल एक ही क्रॉप उगाई जाती है, तो यहाँ पर यह कृषि प्रकार स्टेपी, प्रेरी और पंपास में सर्वाधिक विकसित है। स्टेपी, प्रेरी, पंपास, यहाँ पर तो जैसे गेहूं की खेती होती है तो इस तरह की खेती होती है, बागानी खेती यहाँ पर नहीं होती है। ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को फजेंडा कहा जाता है क्या, हाँ फजेंडा कहा जाता है, ये सही है। इस प्रकार की खेती में एक ही क्षेत्र में कई बागानी फसलें उगाई जाती है, नहीं कई नहीं उगाई जाती, एक ही फसल उगाई जाती है, तो केवल बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पे बागानी जो प्लांटेशन क्रॉप है वो दी हुई है और शीर्ष उत्पादक देश का नाम दिया हुआ है। हमें बताना है कि कौन से हैं वो गलत सुमेलित हैं। केले का जो उत्पादन है भारत में सबसे ज़्यादा होता है, ये सही दिया हुआ है। रबर का जो उत्पादन है वो कोंगो में नहीं होता। रबर जो है वैसे तो मूल तो है इसका, अमेजन जो फॉरेस्ट है वो इसका मूल है, वहाँ से सबसे पहले वहीं मिला था ये, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो थाईलैंड सबसे ज़्यादा करता है। भले ये दक्षिणी अमेरिका मूल का पौधा है, लेकिन इसका उत्पादन एशिया में सबसे ज़्यादा होता है और एशिया में भी कहाँ पर, थाईलैंड में। तो ये गलत पेयर है। कोको, ऐसा देखने से लग रहा है ना कोको ब्राज़ील में होगा, नहीं, वहाँ पे कॉफ़ी पॉट है, कॉफ़ी जो खेत होते हैं कॉफ़ी के उनको फेजेंडाज कहा जाता है, बहुत प्रोडक्शन भी होता है। लेकिन अगर उत्पादन की दर, टोटल अगर अमाउंट को हम काउंट करेंगे तो अफ्रीका में ज़्यादा होती है। अफ्रीका में भी कौन से, आइवरी कोस्ट विश्व में सबसे बड़ा कोको उत्पादक है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा देश है कोको उत्पादन में वो है घाना। तो ये दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। कौन सा गलत है, कितने, अच्छा सॉरी, बी और सी, कौन सा गलत है, तो बी और सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आदिम निर्वाह कृषि प्रथाओं के संदर्भ में कुछ युग्म दिए हुए हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं कि किसान क्या करते हैं, जंगलों को जलाते हैं, वहाँ पे जलाने से जो राख है उससे मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है, फिर फसल उगाते हैं, 2-3 साल तक उसकी जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, फिर दूसरे एरिया में भी ऐसा ही करते हैं। जब वापस घूम कर आती हैं तब तक वापस पेड़ पौधे उग जाते हैं, फिर से यही प्रोसेस अपनाते हैं। इसको भारत में झूमिंग, भारत के नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है इसमें झूमिंग बोलते हैं। भारत में भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान की अगर हम बात करें तो वालरा बोलते हैं। इसमें भी मैदानों में जो होती है उसको दजिया कहा जाता है, और जो माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र में जो होती है उसको चिमाता कहा जाता है। तो यहाँ झूमिंग भारत सही दिया हुआ है। मिल्पा मध्य अमेरिका और मैक्सिको वाला एरिया, ये भी सही दिया हुआ है। लदांग, लदांग कहाँ पे होती है, मलेशिया में होती है। लदांग कहाँ कहते हैं, मलेशिया में। टांग्या कहाँ कहते हैं, म्यांमार में कहते हैं। ऐसे ही रे कहाँ कहते हैं, रे वियतनाम में कहते हैं, है ना। ऐसे ही चेना, चेना श्रीलंका में कहते हैं। ऐसे ही रोका ब्राजील में कहते हैं। कैंगिंग, कैंगिन कहाँ कहते हैं, फिलीपींस में कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कितने सही हो गए, 2 सही हो गए। देख लेते हैं ऑप्शन है क्या ऐसे, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। ऐसे वाले क्वेश्चन में एक फायदा ये होता है कि केवल 2 हो 4 स्टेटमेंट में से, तो उसमें बेनिफिट ये रहता है कि अगर गलत और सही आपने ढंग से नहीं भी पढ़ा तो भी आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं की अच्छी फसल के लिए कौन सी स्थितियां आदर्श मानी जाती हैं। गेहूं की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, सही है। दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त रहती है गेहूं की खेती के लिए। शीत ऋतु में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकने के समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। आप देखते ही होंगे गेहूं जब उगाया जाता है, अभी मार्च अप्रैल में उसकी कटाई होगी तो टेम्परेचर कितना रहता है, लगभग 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी सही है। आंसर क्या होगा, ए, बी और सी, थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चावल की खेती के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, कौन सा गलत है वो हमें बताना है। चिकनी काली मिट्टी जिसमें पानी ठहरा रह सके चावल के लिए आदर्श मानी जाती है। देखो यहाँ पर चिकनी काली मिट्टी दिया हुआ है, क्लेई ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल नहीं होती, जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है, एलुवियल सॉइल चाहिए होती है।
है ना, एलुवियल सॉइल चाहिए होती है। अगर चिकनी है तो चलेगा, अगर क्लेई एलुवियल है तो ठीक है, काली मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इसके लिए मध्यम तापमान और उच्च आर्द्रता के साथ 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देखो उच्च आर्द्रता ठीक है, मध्यम तापमान लिखा है, आप सभी को पता है कि ये खरीफ की फसल है, तो इसको कैसा तापमान चाहिएगा, उच्च तापमान चाहिएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। देश के कुल फसली क्षेत्र का लगभग 1/4 हिस्सा चावल की खेती के अंतर्गत आता है, ये सही है। और हाल ही में भारत जो है चाइना को पछाड़ते हुए फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है चावल के उत्पादन में। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ए और बी जो है हमारा आंसर कहलाएगा। स्थानांतरण कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में, पामलू मणिपुर में कहा जाता है। उसके बाद बेवर जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं कहा जाता, बेवर कहाँ कहा जाता है, एमपी में कहा जाता है ना। कुरुवा ये झारखंड में कहा जाता है, सही है। पेंडा, पेंडा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, उल्टा दिया हुआ है, तो ये गलत हो गई, है ना। आंसर क्या आ जाएगा, कितने युग सही हैं, 2 सही है, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। ऐसे वेस्टर्न घाट्स में कुमारी भी कहते हैं, है ना। दलहन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला बताना है। देश के कुल फसल क्षेत्र के 1 से अधिक क्षेत्र में दालों की खेती होती है। हाँ, 12 से 13% जो एरिया है उसमें दलहन की खेती की जाती है। इट मीन्स ये क्या है, सही है। भारत दालों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। हम उत्पादन भी सबसे ज्यादा करते हैं और कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा करते हैं, ये भी सही है। सभी दालें वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा की उर्वरता बहाल करने में सहायक होती हैं। यहाँ पर लिखा है सभी दालें, लेकिन इसका एक अपवाद है, अरहर की जो दाल होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश प्रमुख दाल उत्पादक राज्य हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है। अगला क्वेश्चन है, कि भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये हमें बताना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1971 ने देश को 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था, फैक्चुअल स्टेटमेंट है और ये सही भी है। 7वीं पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में, मतलब पंचवर्षीय योजना थी उसमें योजना आयोग ने देश को कुल 15 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया था, तो ये भी सही है। यहाँ पर लिखा है कि जो भू आकृति और जलवायु पर आधारित थी। हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि योजना आयोग ने जो कृषि क्षेत्रों को विभाजित किया है उसका आधार क्या था, तो वो भी आपको पता हो, भू आकृति और जलवायु। तो यहाँ पर सही पूछा है, तो दोनों ही कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली मोटे अनाज मिलेट्स के संदर्भ में हमें बताना है कि मध्य प्रदेश जवार का में नहीं आएगा, जवार का प्रमुख उत्पादक है, गलत है ये, मध्य प्रदेश नहीं है। जवार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है, जवार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। जवार खरीफ तथा रबी दोनों मौसम में उगाई जा सकती है, हाँ उगाई जा सकती है, ये स्टेटमेंट सही है। बाजरा रेतीली मिट्टी तथा उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमें सही वाला ही पूछा है, तो बी और सी सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये भी खाद्य फसलों से संबंधित ही एक प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है कि गन्ने को 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। क्या करेंगे 200 सेंटीमीटर का, अगर 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी है तो उससे काम चल जाएगा, इरिगेशन से भी काम हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, 200 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चाय की झाड़ियों को वर्ष भर गर्म, आर्द्र और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, हाँ सही है। तिलहन देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 12% भाग घेरते हैं,
तो ये वाला जो स्टेटमेंट है तिलहन जो है देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 12% भाग घेरते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सूरजमुखी उत्पादन के संबंध में कुछ कथन हैं, वो हमें बताने हैं कि भारतीय तिलहन उत्पादन में इसका योगदान 5% से कम है। देखो जो टोटल तिलहन जो हमारा है, मान लो कि अगर हम 100 लीटर तेल का उत्पादन कर रहे हैं तिलहन फसलों से, तो जो इसका सूरजमुखी का जो योगदान है वो 5 लीटर से भी कम है। तो ये स्टेटमेंट सही है, 4 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसे देश भर में खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में उगाया जाता है, ये भी सही है। राजस्थान भारत का सर्वाधिक सूरजमुखी उत्पादक राज्य है क्या? आपने देखा क्या? नहीं। तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक सूरजमुखी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन है क्या? चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जायद ऋतु की विशेषताएं बतानी है। जायद ऋतु कौन सी होती है? जो हमारी रबी और खरीफ दोनों के बीच का जो अंतराल होता है उसको जायद ऋतु बोलते हैं। यानी कि अभी जैसे मार्च अप्रैल में गेहूं सरसों ये सब कट जाएंगे और उसके बाद हम मई जून में जो बाजरा चावल ये सब उगाएंगे, इनके बीच में जो फसलें होती हैं जिस ऋतु में, उसको जायद बोलते हैं। जैसे ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, ये सब हो जाएंगे। तो यह एक अल्पावधि ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी फसलों की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। तो ये सही है। इस ऋतु में तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी सही है। फसल ऋतुओं का यह प्रकार का विभाजन देश के दक्षिणी भागों में नहीं पाया जाता। देखो अपने यहाँ डिस्टिंक्ट जो रबी और खरीफ सीजन होते हैं, जैसे गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, लेकिन अगर सदर्न स्टेट्स में हम जाएंगे, वहाँ पर कोस्टल जो एरिया है, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट की वजह से वहाँ पर इस तरह का कोई डिवीज़न नहीं देखा जाता है। ना बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है। ए, बी और सी, फोर्थ जो है ये सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में शुष्क भूमि कृषि, ड्राईलैंड फार्मिंग जो है उसके संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। कौन सा गलत है ये हमें बताना है। ये मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। नहीं, 75 से 100 जहां हो जाएगी उनको तो ड्राईलैंड फार्मिंग में काउंट ही नहीं करेंगे। कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में इस तरह की कृषि होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना और गवार जैसी कठोर सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अपने यहाँ राजस्थान में ऐसी कृषि की भी जाती है, तो ये फसलें अपने यहाँ उगती हैं। तो गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो केवल ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट किए होंगे और उस टाइम आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है आपके पास, उसके लिए आई एम सॉरी। तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी, खांसी की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अभी आपका डे 3 जो है ये कंप्लीट हो गया है। डे 4 एंड डे 5 वो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप रिवीजन करते रहो। अपना रिवीजन वीक स्टार्ट हो रखा है, तो रिवीजन करते रहो आप, और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।